हेलो स्टूडेंट, मैं MSR और आप देख रहे हैं MSR स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज हम फिर से आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th वाला जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो अध्याय चल रहा था उसका क्वेश्चन का प्रश्न का हल कर रहे थे, जिसका एक क्वेश्चन आंसर वाला सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। ये NCERT किताब में जो अभ्यास वाला प्रश्न दिया है उसका हल हम लोग कर रहे हैं। तो 1, 2 और 3 किया हुआ था पहला पार्ट में। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। फोर्थ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। बैलेंस इक्वेशन जो होता है वो क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। मतलब इस क्वेश्चन में एक्चुअली 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कि रासायनिक जो है संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसे कहेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसे कहेंगे। अगर आप लोग जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे उसका अगर फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा ये फर्स्ट पार्ट को, क्योंकि उसमें संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में व्याख्या या वर्णन किए हैं। तो उसमें संतुलित रासायनिक समीकरण में ये बताए थे कि संतुलित रासायनिक समीकरण हम उसे कहेंगे जिसमें किसी अभिक्रिया के दौरान अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु संख्या समान होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान होगा। यानी इधर अगर ये और प्लस बी होता है तो ये बी इधर रहेगा। तो ये जो अभिकारक है, जो रिएक्टेंट है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो उसमें जो तत्वों के परमाणु संख्या होगा, उत्पाद जो बन रहा है प्रोडक्ट, उसमें तत्वों के परमाणु संख्या दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा। तब इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ये एक समीकरण है संतुलित। वही बहुत बताए थे कि तराजू में हम लोग नापेंगे तो इधर 5 केजी कुछ रखेंगे और इधर 5 केजी कुछ रखेंगे, तो मेरा जो तराजू का जो होगा वो पूरा बैलेंस्ड होगा, संतुलित रहेगा, वो होता है बैलेंस। तो इस प्रकार हम लोग समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। अगर पहले उदाहरण के इसमें समझते हैं कि मान लेते हैं कि मैग्नीशियम जो फीता है वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में जल रहा है, जल गया या जलता है, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चूंकि ये लोग अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो इसे हम कहेंगे अभिकारक, और ये हो गया मेरा उत्पाद यानी प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसका हम पूरा व्याख्या फर्स्ट पार्ट में किए हैं, जरूर देख लीजिएगा वो वीडियो। तो ये जो एरो मार्क है, ये जो तीर चिन्ह है, इस तीर चिन्ह के इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर राइट हैंड साइड, तो इसमें परमाणु जो है, इसका तत्वों में जो परमाणु की संख्या है, इसको अगर हम गिनते हैं तो इसमें मैग्नीशियम की संख्या 1 है, इधर भी मैग्नीशियम की संख्या 1 है, मतलब मैग्नीशियम बराबर है। अब ऑक्सीजन में जाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या हो जाता है, आपका परमाणु जो होता है उसका संख्या होता है 2, और इधर ऑक्सीजन जो तत्व है इसमें परमाणु कितना है, 1 है। तो इसमें बैलेंस नहीं हुआ, तो हमको इसे बैलेंस करना होगा। तो इस ऐसा नहीं कि यहाँ 2 देंगे, मुझे जो जब भी देना है यहाँ देना है, आगे देना है। तो कितना हो गया, अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो गया मेरा 2 और इधर भी ऑक्सीजन हो गया 2। तब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर इम्बैलेंस्ड हो गया क्या, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इधर है 1 और इधर हो गया 2, तो इधर कर दिए 2 लगा दिए। अब देखिए कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो संख्या है अभिकारक यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बराबर है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को, इस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण।
तो संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग समझ गए कि है क्या। इसके बाद ये पूछ रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों संतुलित करने जाएंगे, क्यों आवश्यक है। अब इस प्रकार हम लोग आंसर लिख लेंगे इस क्वेश्चन का कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है इस प्रकार लिख लेंगे। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों में के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर लिखेंगे समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए और वह तभी संभव है अगर दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 जो हमारे अभ्यास में दिया गया है। निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यानी जो कथन दिया गया है अब तो उनको पहले समीकरण का रूप देना है, फिर उन समीकरण को क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो आइए देखते हैं पहला जो दिया है कथन क्या है। ए नंबर में पहला क्या दिया है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके एमोनिया बनाता है। क्या बनाता है, एमोनिया। तो नाइट्रोजन का हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, नाइट्रोजन N2। अब इसके साथ क्या अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन, और दोनों के संयोग से दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, एमोनिया। सब कुछ के लिए एमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब समीकरण के रूप में परिवर्तित कर दिए कथनों को, अब इनको क्या करना है, संतुलित करना है। देखते हैं संतुलित। यहाँ जो नाइट्रोजन है इसमें परमाणु कितना है, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 2, इधर नाइट्रोजन देखते हैं तो 1 और हाइड्रोजन कितना है 3। तो पहला तो नाइट्रोजन को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो इसको हमको 2 बनाना है, तो मुझे ये 2 बनाने के लिए इसमें 2 लगा देना है। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन जो है इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हो गया, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2। अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ कितना हुआ, इसको यहाँ से गुना करना पड़ता है। हाइड्रोजन ये जो 2 है, ये 2 जो है ये नाइट्रोजन का भी है, हाइड्रोजन का भी है ये वाला 2, लेकिन ये 3 नाइट्रोजन का नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, इससे इसको गुना करना है, 3 दूने 6 होता है, तो हाइड्रोजन 6। अब इस हाइड्रोजन का हमको 6 बना देना है, तो हाइड्रोजन कितना, यहाँ 3 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन बन गया 6। अब देखिए क्या, नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन 6 बन गया। तो मतलब इस प्रकार मेरा समीकरण जो है वो बन गया और संतुलित भी हो गया। अब आते हैं बी नंबर पर। बी नंबर में क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होता है वो होता है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का सूत्र होता है H2S। वायु के उपस्थिति में, वायु क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में दहन होने पर जब जल रहा है तो उस जलने के पश्चात जल एवं दहन होने के पश्चात जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल का सूत्र क्या है, H2O हम लोग जानते हैं। अब सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इस प्रकार हम क्या किए, समीकरण उस कथनों के आधार पर बना लिए। अब मुझे क्या करना है, संतुलित करना है। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो अभी उस पर हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे। इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, मतलब पूरा बैलेंस है, सल्फर भी। अब ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन क्या है कि यहाँ ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर 1 है, तो 3 हो रहा है। तो इसको हम क्या क्या करेंगे, जब विषम को हम सम बना देंगे, पहले यहाँ 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 कितना हो रहा है 4। ऑक्सीजन का बात कर रहे हैं तो पहले इसको हम 4 बना देंगे, तो इधर 2 है तो इधर 2 लगा देंगे, तो 2 दूने कितना हो गया 4 हो गया। तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन इस ऑक्सीजन के बैलेंस करने के चक्कर में
ऐसा हुआ है कि हाइड्रोजन का जो है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मेरा 4 हो रहा है। तो हाइड्रोजन कितना, यहाँ 2 है, तो हम मुझे इसमें क्या बना देना है, 2 बना देना है। तो हाइड्रोजन हो गया 4। अब फिर से गड़बड़ा गया कि जो सल्फर इधर 1 था, अब इधर सल्फर कितना हो गया, 2। तो सल्फर इधर जब 2 बन गया तो सल्फर को मुझे इसमें 2 बनाना है। अब फिर से गड़बड़ा गया। जब तक मेरा पूर्ण नहीं होगा थोड़ा सा हम क्लियर करते रहेंगे। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना था, 2, और इतना था, इधर हो गया 2 दूने 4, क्योंकि ये जो 2 है ये ऑक्सीजन का है और ये 2 जो है वो दोनों का है, सल्फर का भी ऑक्सीजन का भी। तो ऑक्सीजन कितना हो रहा है, इधर 4 और प्लस इधर हो गया 2, तो कितना हो रहा है 6। लेकिन ये हमारा ऑक्सीजन 4 है, तो ये सिंपल है कि जो हम 2 लगाए थे वो 2 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए ऑक्सीजन भी मेरा पूरा हो रहा है। अब थोड़ा सा चेक कर लेना है, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, सल्फर इधर 2, ये क्योंकि ये 2 सल्फर का भी है, ये सल्फर हो गया आपका 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन इधर 2 दूने 4 यहाँ और यहाँ 2 6, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की संख्या मेरा क्या हो रहा है, समान हो रहा है, मतलब मेरा समीकरण संतुलित बन चुका है। अब आते हैं सी नंबर में। आ रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड। तो पहले हम एक रिएक्टेंट लिख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2SO4 मतलब सल्फेट। इससे क्या कितना लग जाएगा, एल्यूमिनियम का संयुग्म 3, तो 3 लग गया। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर कौन, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये होता है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड के साथ ये जब क्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al और Al का संयुक्ता, मतलब Al जो है उसका संयुक्ता कितना है 3, तो हो गया 3 क्लोरीन, क्लोरीन में लगा दिए हैं। और क्लोरीन का एक होता है तो एल्यूमिनियम आ गए तो एक होता है उसका, तो AlCl3 वो क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। और क्या प्राप्त हो रहा है, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट बन गया। अब ये रासायनिक समीकरण इन कथनों के ऊपर हम लिख दिए। अब देखना है कि संतुलित, क्योंकि संतुलित बनाना है। एल्यूमिनियम कितना है, 2 है, तो इधर एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। एल्यूमिनियम जो है इसमें परमाणु की संख्या जो 2 है, तो इसमें इस एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 2 बना देंगे, हो गया 2। अब क्या हुआ कि जैसे ही इसको बनाए हैं आप देखेंगे कि बेरियम जो है इधर 1 है, इधर 1 है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन में इसमें क्लोरीन की संख्या हो गया आपका, ये जो 3 है ये क्लोरीन का है और ये 2 भी क्लोरीन का आता है, तो 3 दूने 6। तो इस क्लोरीन का संख्या मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है अभिकारक, उसमें क्लोरीन का जो देख रहे हैं उसमें परमाणु कितना है, 2 है। इसे हम 6 बना देना है, तो 3 लगा देना है यहाँ, तो आराम से मेरा ये क्लोरीन कितना हो गया, 6। लेकिन जैसे ही हम क्लोरीन को 6 बनाए, बेरियम बन गया मेरा 3। तो इधर कितना है बेरियम, 3, तो इधर क्या लगा देंगे, 3। अब देखना है SO4 जो है वो 3 है, तो SO4 3 पहले से ही है। SO4 मतलब सल्फर, ऐसे अगर तोड़ के सोचिएगा कि सल्फर है 3, तो इधर सल्फर भी 3, क्योंकि ये 3 जो होता है सल्फर का भी है, ऑक्सीजन का भी है, लेकिन एल्यूमिनियम का नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ कितना होता है, 3 चौका 12, तो ये ऑक्सीजन भी 12 है। मतलब SO4 मेरा क्लियर है, SO4 क्लियर है। एल्यूमिनियम 2 है, तो एल्यूमिनियम मेरा 2 है। क्लोरीन का संख्या मेरा 6 है, तो इधर भी क्लोरीन का संख्या 6 है। और बेरियम जो है वो 3 है, तो इधर भी बेरियम कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब रासायनिक समीकरण जो है मेरा क्या हो गया, आपका संतुलित हो गया। अब डी पर आते हैं। डी नंबर में पूछा गया है पोटासियम धातु। पोटासियम धातु यानी के होता है पोटासियम धातु। वो क्या करता है, जल के साथ रिएक्शन करता है, H2O जल जो है उसके साथ रिएक्शन करता है। पोटासियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। हम जानते हैं कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस यानी H2 उत्पन्न होता है। हो गया, सिंपल सा है, आराम से पोटासियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देती है। हो गया आराम से। अब इस पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन जो बना, इधर पोटासियम और जल मिलके, तो क्या ये संतुलित है, आइए चेक करते हैं। इधर के जो है पोटासियम का परमाणु संख्या 1, इधर भी 1, बस क्लियर है। यह हाइड्रोजन हो गया आपका 2, लेकिन यह हाइड्रोजन क्या है,
2 और इधर 1 है, 3 हो रहा है। ऑक्सीजन पर आते हैं, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, मतलब सेम है। झंझट जो हो गया, फंस गया है जो इसमें हाइड्रोजन में। तो इसको अगर यहाँ 2 लगा देते हैं तो इससे क्या हो गया कि हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 4 हो गया। इसको हमको 4 बनाने में आसान होगा तो 4 बना दिए। हाइड्रोजन परमाणु मेरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन हाइड्रोजन के बनाने में अब ऑक्सीजन इधर 2, ऑक्सीजन 2, कोई टेंशन नहीं है। अब देखना है पोटासियम। पोटासियम में इधर कितना है, परमाणु संख्या 2। अब यहाँ हम लगा देंगे 2, तो इसमें पोटासियम भी बन गया मेरा 2, पोटासियम 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ 2 4, ऑक्सीजन मेरा 2, ऑक्सीजन हो गया 2। तो इस प्रकार कथनों के ऊपर समीकरण तैयार करेंगे और उस तैयार करना किया हुआ समीकरण को फिर से हम लोग क्या करेंगे, संतुलित बनाएंगे। तो यही था क्वेश्चन जो कहा गया था, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो आज हम लोग आप लोगों का किताब का अभ्यास जो वाला क्वेश्चन है उसका 4 और 5 नंबर सॉल्व किए। आशा करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिए। फिर भी कुछ डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करते रहिए, क्योंकि शेयर से शायद किसी का भला हो सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।